उनको एक्चुअली ये लगता है कि फिजियोथेरेपी जो है वो बस बड़े लोगों के लिए होती है। चाइल्ड शुड बी ऑन दैट टमी, शुड बी प्लेइंग टिल द टाइम ही इज कंफर्टेबल, और आगे जाके ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प इवन बाय द एज ऑफ 5-6 months if your child is not sitting by 8 months, if your child is not walking by 14-15 months. If the parents were frustrated, they did not find any help, they came to us. सलाम नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमनर्स ऑन काउच। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक एक्सपीरियंस्ड कंपैशनेट एक्सपर्ट डॉक्टर रेनू अग्रवाल, फाउंडर ऑफ माइलस्टोन पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन इन जयपुर, जिनसे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पीडियाट्रिक थेरेपीज़। डॉक्टर रेनू ने हज़ारों बच्चों की जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया है थ्रू दीज थेरेपीज़। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर रेनू से और करते हैं कुछ बातचीत। Hi, Dr. Renu ji. Yeah. Welcome to Commoners on Couch. Thank you for having me. सो आपने जनरल और पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है, इसको क्यों चूज किया? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या एक्सपीडिशन? So I would like to mention that I have a background of a physical therapist. I'm a physiotherapist. Then I was drawn into pediatrics while volunteering into a children's hospital. I was working into a children's hospital for a long time. And then there I saw, resilience among children and also the positive impact of the therapies in their life. So that has drawn interest, to me, to expertise and to get expertise in pediatrics. Okay. So what was the first struggle you faced? If you are faced. No, definitely. It's struggle. I think everyone has challenges in their life. That is the biggest step. Yes. Like jumping into a pediatrics physiotherapy is not an easy profession. It requires a lot of patience, handling babies, handling parents, especially when they are, traumatized mentally. And so dealing all those things is not easy, first of all. And at personal level also, when you are married, when you have kids, so you have your responsibility at home as well. So balancing both your personal as well as professional life is, I think, that every working woman faces. So that was the challenge. And I think these are all the struggles you have faced. राइट। तो डॉक्टर ये बताएं कि मतलब पेरेंट्स को कब लगना चाहिए कि दिस इज द टाइम व्हेन द चिल्ड्रन इज नीडिंग अ हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, प्लस द व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ द डिले इन डेवलपमेंट? सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर हम न्यूबॉर्न पीरियड में अगर हम ऑब्जर्व करें बच्चे को, तो बच्चा अगर आवाज़ को रिएक्ट नहीं कर रहा है और थोड़ा सा विजुअली अटेंटिव नहीं है, मूवमेंट्स अगर हमको ओवरऑल लग रहा है कि बहुत जर्की मूवमेंट्स है, हाथ पैरों में अकड़न लग रही है, तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट साइन व्हेन इन न्यूबॉर्न्स में। अगर हम 0 to 3 months या 3 to 6, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग मोटर माइलस्टोन्स होते हैं, फाइन मोटर माइलस्टोन्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो जैसे बच्चा बाय 6 months अगर रोलिंग नहीं कर रहा है, बैठ नहीं रहा है, मदर के साथ आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा है, फॉलो नहीं कर पा रहा है, टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, नेक होल्डिंग नहीं आया है, बच्चा 6 months का हो गया है, 8 months का हो गया है, बच्चा खड़ा नहीं हो पा बच्चा बैठ नहीं पा रहा है ढीठ से, तो ये साइंस है। बाय 12 months 13 months अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है, सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, बैबलिंग नहीं है, बाइसिलेबल्स नहीं है स्पीच की अगर मैं बात करूँ, सो दीज आर सम ऑफ द साइंस दैट पेरेंट्स शुड अलर्ट या गेट अलर्ट, लाइक कि हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। ओके, सो इसमें जो लेट बोलना है ये सब भी इंक्लूड होता है? यस, ऑफ कोर्स इंक्लूड होता है। जो सबसे पहले जो बच्चा करता है, बैबलिंग करता है, साउंड्स निकालता है, कूइंग, बैबलिंग, बाय 3-4 months बच्चा कूइंग करने लगता है, बैबलिंग करने लगता है। तो अगर वो नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली दे शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। वैक्सीनेशन इसमें हेल्प करता है? आई मीन टाइम के बाद वैक्सीनेशन? नो, वैक्सीनेशन इज अ डिफरेंट स्टोरी। वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीनेशन इज अ जॉब ऑफ अ पीडियाट्रिशियंस एंड वो उसका अलग रोल है। फॉर डेवलपमेंट डिलेज अगर हो रहे हैं बच्चे में, सो यू शुड मीट आइदर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर आपके फिजियोथेरेपिस्ट है या जो आपके पीडियाट्रिशियन है, उनको दिखाना चाहिए कि नहीं मुझे ये बच्चे में प्रॉब्लम्स लग रही हैं। सो मैम, पीडियाट्रिक थेरेपी को लेकर पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन क्या देखा गया है?
उनको एक्चुअली ये लगता है कि फिजियोथेरेपी जो है वो बस बड़े लोगों के लिए होती हाँ, है right. एंड बहुत ही सीरियस कोई कंडीशंस हैं तो हमें जाना है, बट ऐसा नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ों में फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करता है। तो बच्चा अगर लाइक होल्डिंग नहीं है और आई थिंक उसमें हेल्प लेने की उसमें कोई शर्म नहीं है क्या? हाँ, अगर बच्चे की नेक होल्डिंग नहीं आ रही, माइल्ड डेवलपमेंट डिलेज भी हमें कई बार मिलते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर। बच्चे को एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता है। जैसे टमी टाइम मैं कहती हूँ बहुत बार मिस्ड होता है। लाइक पेरेंट्स को लगता है हम उल्टा लेटा के मालिश कर रहा है तो टमी टाइम हो गया। नो, टमी टाइम इज टमी टाइम नहीं है। चाइल्ड शुड बी ऑन दैट टमी, शुड बी प्लेइंग टिल द टाइम ही इज कंफर्टेबल। जब लग रहा है अनकंफर्टेबल तो यू शुड चेंज द पोजिशन। यूज ऑफ टॉयज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ सेंसरी सर्फेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है ना। टॉयज हम क्या, टॉयज का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह के टॉयज यूज करें दैट मेक साउंड, दैट हैज लाइट, सम इल्यूमिनेटिंग टॉयज। तो जिनसे वो रिएक्शन दे रहे हैं। एक्शन पे हाँ, कॉज एंड इफेक्ट वाले, हम कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट वाले जो टॉयज होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हाँ, तो अगर इसमें हम प्रोफेशनल हेल्प अगर ले ही रहे हैं तो उसमें कोई मेरे को शर्म की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं। पेरेंट्स के ऐसे कुछ रिएक्शंस भी आपने नोटिस किए होंगे ना, बिकॉज ड्यू टू सोसाइटी ऑब्वियसली, जैसे अभी आपने कहा कि इसमें क्या शर्म, आप ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं होती है, और फिजियो कराने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो ये पेरेंट्स के भी रिएक्शन होते होंगे ना कि मैं बच्चे को लेके जाऊँ या नहीं जाऊँ। पहली चीज़ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे मिलता है डिनाइल फेज। पेरेंट्स आर इनिशियली वो बहुत डिनाइल स्टेट में होते हैं। उनको लगता है कि मेरे बच्चे में कोई तकलीफ नहीं है, अनलेस और अनटिल कोई सीरियस ही उनको लगता है कि फिर भी वो थेरेपीज के लिए एट वंस रेडी नहीं होता है। उनको लगता है कि ये तो हम घर पे भी कर लेंगे, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जहाँ जनरेशनल गैप आ जाता है उसमें उनको लगता है कि नहीं, ये तो अपने आप हो जाएगा, हम भी लेट चले थे या हमारे बच्चे भी लेट बैठे थे तो वो भी लेट घर के नुस्खे करने लग जाते हैं। हैं कहीं। हाँ, तो वो चीज़ें गलत, सुपरस्टिशियस चीज़ों में भी चले जाते हैं कई बार वो लोग। तो वो क्रिटिकल विंडो जो है जो मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट की है, जहाँ पे आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे थेरेपी, तो वो मिस कर देते हैं इसी बात। सो एक डी वहाँ पे भी हो जाता है। हो ही जाता है, ऑफ कोर्स हो जाता है। एंड देन लेटर ऑन दे लैंड अप विद सो मेनी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज लेकर आते हैं। सो व्हाट वी से इज द अर्ली यू पिक अप द थिंग्स, द अर्ली यू स्टार्ट, बेटर आर द न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम्स। आई मीन उतना बेटर इंप्रूवमेंट होता है जितना जल्दी आप आओगे। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, दैट इज अर्ली इंटरवेंशन। राइट, बस इसी को हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, एंड दैट इज द की। करेक्ट। कितना बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है टॉडलर्स को, इन्फेंट्स को, अदर पीपल्स मेरे को। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इन्फेंट की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो प्ले है वो, या जो उनका थेरेपीज है वो एक टॉडलर से बहुत डिफरेंट होगा। एंड देन लेटर ऑन आपके जो टीन्स वाले जो ग्रुप एज ग्रुप वाले बच्चे हैं उनमें अलग होगा। जो इन्फेंट होते हैं उनमें हमें बहुत सारा इंटरैक्टिव प्ले हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, सेंसरी प्ले बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, लॉट ऑफ टाइम जैसे मैंने आपको बताया है ना, इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स है ना, लाइक प्लेइंग पीकबू। सोशलाइजेशन अगर मुझे उसका स्पीच अगर मुझे उसका इम्प्रूव करना है, सोशलाइजेशन मुझे उसका बच्चे का इम्प्रूव करना है, देन आई विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ रीडिंग बुक्स या प्लेइंग विद द चाइल्ड, मेकिंग साउंड्स। सो अगर मैं इन्फेंट्स की बात करूँ तो डेवलपमेंटल थेरेपीज जो है वो अलग होती हैं, लाइक इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ टमी टाइम, interaction with the parents, talking, singing, playing with the baby, and then feeding. Feeding is also one of the important milestones. So exclusive breastfeeding and not slowly transitioning to the solids by 6 years of age. So ये हमारा infant group में आ जाता है। Toddler group की अगर मैं बात करूँ तो it involves lot of fine motor skills, self feeding, activities of daily living हो गया, simple चीज़ें उसको बतानी चाहिए, कैसे मुझे अपना पैंट पहनना है या लिखने में राइटिश में उसको हेल्प मिले, उस तरह से हो सकता है। टॉडलर की अगर मैं बात करूँ तो लॉट ऑफ फाइन मोटर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एडीएल्स, एंड देन स्पीच में स्टोरी टेलिंग हो गया, टॉकिंग, स्टोरी टेलिंग, तो जिससे उसका स्पीच डेवलपमेंट बेटर हो सके। बिहेवियर में कंट्रोलिंग द टैंट्रम्स, कुछ बिहेवियर इश्यूज अगर हमको ऐसे लग रहे हैं तो उस पर हमें वर्क करना होता है। एंड देन अगर ओल्डर किड्स हैं, टीन एज वाले हैं, उनको डील करना इतना ईजी नहीं होता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन चॉइसेस, दे हैव देयर ओन गोल्स। सो पेशेंटली लिसनिंग टू देम व्हाट दे एक्चुअली वांट। आई हैव लॉट ऑफ टीन्स कमिंग नाउ, so I think like infant is easy but teens are very difficult. इन्फेंट को अपने हिसाब से can mold them and mold it with the They will come with a specific goals, like ma'am I want to play this and I'm struggling, I feel like मेरे साथ में strength कम है and I'm facing challenges in playing badminton or tennis, something like that. So you have to have specific goals with the this teenage group. Okay, मैम जैसे
पेरेंट्स अवेयरनेस की थोड़ी बात करते हैं। इट्स लाइक हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट, प्लस एक बच्चे की डेवलपमेंट में रिकवरी जल्दी हो, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे आर, आई वुड से दे आर द सेकंड थेरेपिस्ट, राइट? बिकॉज घर पे वही वो अच्छे से हम लोग जो भी उनको एक्सरसाइजेस बता रहे हैं घर पे, वो उसको कैसे कैरी ओवर कर रहे हैं घर पे, कितना उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, हाउ दे आर ट्रैकिंग देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस. So parents' involvement is very important. Plus, it is also important for their bonding with the child. They'll spend more time with the child. So they should be involved in every exercises and everything. Yes. I don't take sessions without parents. At least one should be there, either a mother or a father. Okay, great. Because this also has been a trend, you know. कई बार mates के साथ भेज देते हैं बच्चों को. So I generally don't appreciate those things. हाँ, फिर आप क्या देखोगे? How involved in it? Parents are not involved. That makes no change. हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में अर्ली इंटरवेंशन जो है वो उसके अवेयरनेस सफिशिएंट है? No, बिल्कुल भी नहीं. कितना इसको मतलब कितना इस पे काम करने की जरूरत? अभी तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है. मे बी यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग जॉब एंड वी नीड सच पीपल लाइक यू एज वेल हु कैन मेक यू नो वीडियोस और पॉडकास्ट, यू नो, सो दैट जैसे पेरेंट्स सुने और देखें कि अर्ली इंटरवेंशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो शुरू में बहुत फास्ट होता है एंड देन 2 years के बाद वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो पूरा हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है. एंड यूजुअली यही होता है कि हमारे पास बच्चे लेट आते हैं, काफ़ी लेट आते हैं. तब तक हमारे पास सेकेंडरी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स चालू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइटनेस हो गया या कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए. तब हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है. सो आई वुड से अर्ली इंटरवेंशन इज द की. द अर्ली यू पिक अप द बेटर आर द आउटकम्स. सो जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे कि थेरेपीज आप जैसे सेंटर में आपने दी, पेरेंट्स वहाँ पे भी आते हैं, आपने उनको भी दिखाया, वो भी देख रहे हैं. बट मैम क्या आप बताना चाहेंगे सबको भी कि वो घर पे जब जाते हैं तो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं या चीज़ें हैं जो उनको बच्चों को इन्वॉल्व करके रखनी है और वहाँ पे भी करनी है, घर पे भी करनी है? सो बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हम लोग बताते हैं. वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक वही अगेन डिपेंडिंग ऑन द एज, राइट? बहुत सारा यू नो कई बार पेरेंट्स को लगता है हम ये भी ले ले थैली में है, ये भी ले ले. ऐसा नहीं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज होती हैं. जैसे कि अगर इन्फेंट है तो हमें कैसे रोलिंग फैसिलिटेट करना है, इंटरेक्शन कैसे रखना है, टमी टाइम के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें करना है ना. अगर मैं टॉडलर की बात करूँ, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग पे मुझे कैसे काम करना है, तो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल है. पेंटिंग्स हो गया, डांसिंग हो गया, जंपिंग हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, कितना वो कर पा रहा है, कितना कैच कर पा रहा है. एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गोल सेट करते हैं. कैसे असेस करते हैं आप? So there are a lot of series of observations and tests involved while assessing a child. उनके मैं नाम तो मैं क्या बताऊँ, but yeah, grossly अगर मैं देखूँ तो I'll look at the motor milestone, fine motor milestones, socialization and feeding milestones of course. So जैसे motor milestone की मैं बात करूँ कि बच्चा रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, विजन उसका कैसा है, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, पेरेंट्स को आई कॉन्टैक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आवाज़ को रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन आवाज़ को लोकलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, रीचिंग उसका कैसा है, सिटिंग उसका कैसा है, पॉस्चर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. यस ऑफ कोर्स, देयर उसका स्टैंडिंग कैसा है, वॉकिंग कैसा है भी कि नहीं है, देन उस पर हमें काम करना है. देन कमिंग ऑन टू लाइक स्पीच पे हम लोग असेसमेंट करते हैं कि स्पीच कैसा डेवलप हो रहा है, एज अप्रोप्रिएटली वो स्पीच उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. बिहेवियर पे हम लोग बहुत काम करते हैं. वी आर एन अमेजिंग team of vision therapists and speech therapists and behavior therapists, I must say, and who are consistently working very hard and we are getting really very good outcomes. एक चीज़ ये थी कि जैसे पुराने टाइम पे देखा गया है कि मसाज करते हैं बच्चों पे, है ना, कुछ वो होते हैं 6 months और 1 year तक इसको खींचते हैं. तो और ये आन जो पहले होता है कि जो ऑब्जर्वेशन गैप है इसकी वजह से मैंने वो चीज़ कहीं छूट जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है. और जिस तरह से हमने वीडियोस जनरली देखी आपने, तो इज इट नेसेसरी कि जिस तरह से वो होती है वो मसाज मसाज पॉलिश करी जाती है. आई अंडरस्टैंड. हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो मैसर्स होते हैं, वेरी हार्ड मसाज. तो पहली चीज़ तो हमें बहुत हार्ड मसाज यूज़ करनी ही नहीं है, बिल्कुल जेंटल. It should be comfortable. If the baby is crying during massage, that means your handling is very hard. So it has to be in a very gentle manner. The child should enjoy, the baby should enjoy the massage. And अगर मैं बात करूँ कि मसाज का रोल डेवलपमेंट डिलेज में, massage has no therapeutic role. Massage is only for relaxation. बॉडी वेट गेन में काफ़ी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो बोलते हैं कि वेट गेन में काफ़ी हेल्प करता है. एंड देन बॉन्डिंग ऑफ कोर्स. सो आई वुड एडवाइज पेरेंट्स कि दे शुड देमसेल्व्स डू द मसाज, और ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे घर में तो वो मसाज करें रादर देन हायरिंग अ प्रोफेशनल मैसेज.
हाँ, मतलब खुद से करें लेकिन जेंटली करें। लेकिन क्योंकि वो जो हम लोग देख रहे हैं इट कम्स नेचुरल वे, अगर कट ले बच्चे को करेंगे तो हम आप जय आप करें हो या, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल करेगा तो वो एकदम बहुत टाइट हाथ से और उस तरह से करेंगे, तो इसलिए बोला जाता है इवन व्हेन आई लाइक आई एम इन द निक्यू एज वेल एंड यू नो द इंटेंसिव केयर यूनिट्स में हमारे यहाँ 24 आवर एक्सेस है अब तो पेरेंट्स के लिए, तो वहाँ पे भी वी एनकरेज मसाज एंड वी टीच मसाज टू द पेरेंट्स एंड इट इज़ वेरी जेंटल. आई लव द वे दे आर डूइंग, इट्स सो गुड, इट्स सो यू नो pleasurable watching them doing massage to their small babies and they do it in a very gentle way. तो उससे क्या होता है, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से डेवलप होती है बिकॉज दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड राइट. ट्रॉमा. सो मैम ऐसा भी होता होगा जैसे आई मीन बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आई मीन थेरेपीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो सिचुएशन में फिर कैसे हैंडल किया जाता है? Yeah, I know reluctance काफी होता है, बहुत frustration भी होती है, but then we find out some of the ways like you know it takes for us some time to understand the child, like what actually his likings or dislikings, and accordingly we incorporate that into a therapy. Maybe particular thing he is liking and we ask parents also in that case कि क्या उसको पसंद है, and then accordingly we plan our session. Gradually we you know incorporate other treatment strategies into it. तो ऐसे सिचुएशंस भी आती ना, आई मीन जो मतलब बर्थ लेते ही बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो फिर वो सीधा डायरेक्टली अभी पेरेंट्स आ जाते हैं या फिर उनको भी समझने में टाइम लगता है कि इन सर्टेन केसेस आ जाते हैं, अगर उनकी अच्छे से काउंसलिंग की जाती है डिस्चार्ज के दौरान, अगर उनको अच्छे से बताया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है और आगे जाके ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प, तो डेफिनेटली पेरेंट्स अगर अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टिंग है तो आते हैं, बट इन सर्टेन केसेस नहीं है तो फिर उनके लिए थोड़ा सा हमारे लिए भी चैलेंजिंग होता है. एक ये जॉन्डिस का मतलब आपको आइडिया है कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सब येलो इशू होता है, तो कुछ पेरेंट ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये तो होता ही है, कोई एडमिट नहीं करवाते, कुछ अर्ली स्टेज में करवा देते. दोनों की प्रोस है कौन से, तो आप थोड़ा सा इस पर. तो एक बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में अगर बोलूँ तो जॉन्डिस नॉर्मली जो बच्चों को होता है उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं. उसमें हम बिलिरुबिन के लेवल्स को चेक करते हैं, तो अगर बिलिरुबिन के लेवल बहुत ज़्यादा है, रेंज से बाहर आ रहे हैं, तो वो हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं. तो उसके अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, उस पर हम इतना डिटेल में नहीं रहे, लेकिन हाँ अगर जॉन्डिस हो रहा है नॉर्मल वैल्यूज उसके अंदर है तो मतलब वो उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, वो कॉमन होता है. लेकिन अगेन यू शुड सी एक्सपर्ट एडवाइस. या राइट, कोई भी चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेता है, अगर उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बहुत लग रहा है तो फिर देन इट कैन डेफिनेटली डैमेज योर लैंग्वेज वगैरह नहीं पता चलेगा. यस. ऑब्वियसली. तो कोई सक्सेस स्टोरी आप कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं तो बहुत लेकिन काफ़ी होंगी. सक्सेस स्टोरी बना होता है, जो आपके दिल के करीब हो. I had like few kids. I would like to mention one. The child was having a lot of issues, and the parents were frustrated. They did not find any help. They came to us through consistent therapies, and of course, parents' participation. The child is doing really well, and he is going to a normal school, and cognitively अच्छा है बच्चा. उसके सिर्फ पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम थी. He is riding bicycle. He is playing. He is doing skating. He is playing football. He is playing basketball. Being a spastic diplegic, so that is one of very close to me, and mother is very hardworking. How much time? It all depends on the case. It all depends on consistency the parents do like for the therapies. So it's a process, I would say. Physiotherapy is a process. Therapy is a process. It's a long-term process. Yes, and it's a teamwork. So I work with other professionals as well, like occupational therapists, speech therapists, behavior therapists, OTs, so vision therapists. So we are all working as a team. It's a holistic approach, and then combinedly, and of course, parents, center part, the parent. Their role is very important. I've already mentioned. तो अगर हम सभी मिलकर consistently लंबे समय तक काम करते हैं तो results बहुत अच्छे होते हैं. मैम कभी ऐसा होता होगा प्रोग्नोसिस वीक मिलते हैं तो एक चीज़ है होप और रियलिटी, इन दोनों में बैलेंस कैसे बनते हैं? मतलब एक होता है जब हमें पता तो है लेकिन एक होप भी होती है शायद ठीक हो जाए. होप तो होती है, और वो आते ही इसलिए कि मैम हमारा बच्चा ठीक हो जाए. तो जो ब्रेन में जो डैमेज है, एक बार जो डैमेज हो गया, वंस डैमेज इज ऑलवेज अ डैमेज, तो वो ठीक नहीं हो सकता है. बट हाँ, इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं थ्रू कंसिस्टेंट थेरेपीज. हम उसका सोसाइटी में पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू थेरेपीज, बट ठीक होना या कम्प्लीटली क्योर होना वो नहीं होता है. इट्स अ हार्ड कोर ट्रुथ. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रियलिटी और होप, कि रियलिटी तो कुछ और This is होती the है. reality. This is the reality.
अगर सीवियर ब्रेन डैमेज है और कुछ इस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसमें मैं क्या बात करूँ, कई बार मेरे पास माइल्ड डेवलपमेंट डिलेज लेकर आते हैं बच्चे जिनमें ब्रेन में कोई डैमेज नहीं होता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, तो देन दे कैच अप वेल एज अदर किड्स। सो मैम आपके सेंटर में मोस्ट मतलब कॉमनली जो व्हाट आर द इंजरीज और द कंडीशंस यू ट्रीट? So basically, I treat with cerebral palsy, development delays, and musculoskeletal injuries, sports injuries, post-surgical rehab, and also early intervention. ओके, Neonatal therapies. तो मतलब मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि व्यूअर्स को आप बताएं कि अगर मेरे सेंटर पे आप आ रहे हैं कि कौन-कौन सी ऐसी साइंस हैं जो उन्होंने देखी हैं तो वो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? So I would like to, address parents. Like I would like to say, if your child is having poor neck control, even by the age of 5-6 months, if your child is not sitting by 8 months, if your child is not walking by 14-15 months, अगर आपके बच्चा आई कांटेक्ट अच्छा नहीं दे रहा है, आवाज़ को रिएक्ट नहीं कर रहा है, आवाज़ निकाल नहीं रहा है, सोशल बैबलिंग है, खोइंग है, इस तरह से अगर नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प एज अर्ली एज पॉसिबल। मैम थेरेपी कंप्लीट होती है, एक बच्चा सक्सेस होता है मतलब पूरा, तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं सेंटर में उसका? सेलिब्रेट तो कैसे करते हैं, क्या मैं बताऊँ? मतलब अपार्ट फ्रॉम थेरेपी, ओनली थेरेपी तो चल ही रही है, बट उसके अलावा उसको खुश रखने के और क्या-क्या हमारे सेंटर्स में हम सेंटर में देख सकते हैं कि चलो वो प्ले टाइम भी है या फिर So we give rewards, we give Okay. stars. Like if we have a session goal or a weekly goals, and if the child achieves that particular goal, so we give rewards. Ideally, rewards should not be given. I mean, but we give rewards, and they feel very happy. Like, yeah, I got a star today, and I'll do much better next day. So I'll get 2 stars. So this is the way, just Say toddler weight. yeah, या love rewards. हाँ, टीनेज को आप खुश नहीं कर सकते। चीजें बेस तो आएंगे, अपना थेरेपी करेंगे, and then they will go. So are you going to introduce new therapies or outreach programs? Yes, we are now coming up with aquatic therapy very soon, and let's see. Hope for the best. And what is the timing, if you can explain? For the aquatic therapy, in next 3 months, I would say. ओके, हाँ. So इस फील्ड में जो ये प्रोफेशनल्स आना चाहते हैं को आप कोई एडवाइस देना चाहें, डू दिस, डोंट डू दिस? So मैं ये कहूँगी, there are very few physiotherapists who are working in pediatrics, and I would encourage physiotherapists to work in pediatrics. Pediatrics is a very, what to say, rewarding profession. I know it's frustrating as well. A lot of hard work it requires, a lot of patience it requires, but it is also rewarding. And there are very few physios who are working, efficiently in pediatrics. So I would encourage young physios to please actively, go for the courses or join some good pediatric rehab centers where they can empower themselves. ओके, ग्रेट। और मैम ये भी बिल्कुल आप थोड़ा बताएं व्यूअर्स को कि हाउ दे कैन कनेक्ट यू, आई मीन फॉर द अबाउट द सेंटर, प्लस कहाँ पर है और कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट पॉडकास्ट देखने के बाद में अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है, कुछ आपसे सजेशंस चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो डेफिनेटली वो आपको बात कर सके आपसे। Okay, so Milestone Pediatric Rehabilitation Center is situated at New Sanane Road, opposite to Metro Pillar number 83, second floor, and you can call me at 9799085444 at any time, and you're most welcome. As you also post the description below with your ID and all everything, so that easy हो जाए थोड़ा सा कनेक्ट करना। और काफ़ी अच्छा हमारा चिट चैट था आज का। आई मीन वी हैड लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीडियाट्रिक थेरेपी, जो कि शायद बहुत लोगों को अवेयरनेस जो हम बात कर रहे हैं वो शायद मैं यही होप है कि ये थोड़ा ज़्यादा फैले। Yes. राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है इसके लिए, Yes, absolutely. स्पेशली बच्चों के केस। Yes, because there are many adult physios also who are working in pediatric physiotherapy, but pediatric physiotherapy is entirely a different ball game. Yeah, you need to have expertise, you need to have trained, you need to have a specialization. Then इसी बेस पे वो रेस पटी। ठीक है, सो जब जल्द मिलेंगे आपसे मैम फिर नए कुछ क्वेश्चंस के साथ में। sure. I'll be more than happy. थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. Yes, thank you. That's it for today's episode. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista. गुड बाय।